हेलो छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स विद सुधीर शेखर में। पिछले क्लास में हम लोग क्लास 12th के अंतर्गत जो इतिहास विषय है उसका जो पहला लेसन है ईंट मनके एवं अस्थियां, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की बात, वो हम लोग शुरू किए थे और उसमें कुछ टॉपिक क्लियर भी किए थे, एक एक को देखे थे भी। तो अगर आप उन टॉपिकों को, उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार उसे अवश्य देखें ताकि आगे के टॉपिक आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो पहले तो लिख लेते हैं कि चैप्टर का नाम ईंट, इसको थोड़ा और ऊपर लिखते हैं तो बेहतर होगा। ईंट मनके एवं अस्थियां, ईंट मनके एवं अस्थियां, ये पहला चैप्टर है इतिहास का, क्लास 12th के लिए। तो ये हम लोग इस पर चर्चा किए थे और कुछ टॉपिक देखे थे, जैसे सभ्यता क्या होता है, संस्कृति क्या होता है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति से संबंधित अलग अलग इतिहासकारों ने अपना अलग अलग जो मत दिया था उसे हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोग हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम देखे, हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार को देखे थे, है ना। तो जो भी टॉपिक देखे अब उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और चैप्टर को आगे पूरा करने का काम करते हैं और देखते हैं। आज हम लोग 2-3 टॉपिक पर चर्चा करेंगे और वो जो 2-3 टॉपिक होगा वो है हड़प्पा सभ्यता का नामकरण, हड़प्पा सभ्यता का नामकरण, नामकरण किसका? नामकरण, ये अलग अलग नाम हमको इसको मिलता है पढ़ने के लिए। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं, इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। तो यही 3 नाम देखेंगे और क्यों कहा जाता है इसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो एक तो ये टॉपिक देखेंगे, इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का खोज, किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया था। फिर देखेंगे प्रमुख नगरें, कौन कौन से नगर थे हड़प्पा सभ्यता में। वैसे तो बहुत सारे नगरों का खुदाई हुआ है, लेकिन जो प्रमुख नगर हैं जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जहां से प्रश्न अक्सर देखने को मिलते हैं, हम वो सही प्रश्नों को और उन सभी टॉपिकों को, उन सभी नगरों को देखने का काम करेंगे। तो आइए पहले इसको देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का नामकरण, कि हड़प्पा सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ। तो देखिए, पहले तो 3 नाम लिख लेंगे, एक स्वयं हड़प्पा सभ्यता ही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता, ये नाम कैसे पड़ा? तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता में, इस सिंधु घाटी की सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहला जो नगर खोजा गया था, जिस स्थल की खुदाई हुई, वो हड़प्पा नगर थी। वो स्थल कौन सा था? हड़प्पा था। और हड़प्पा की खुदाई जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था। तो पहला जो स्थल के रूप में हड़प्पा खोजा गया था, इसीलिए जॉन मार्शल ने इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता दे दिया। इस सभ्यता का नाम इन्होंने क्या दिया? हड़प्पा सभ्यता। तो लॉजिक क्या है इसका कि इस सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खुदाई हुई थी। इसीलिए जॉन मार्शल द्वारा
इसका नाम क्या रखा गया? हड़प्पा सभ्यता दे दिया गया। हड़प्पा सभ्यता रखा गया। हड़प्पा सभ्यता रखा गया। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा क्या बोले कि हड़प्पा सबसे पहले जब सभ्यता की खुदाई होने लगी तो सबसे पहला जो स्थल का खुदाई हुआ था वो स्थल कौन सा था? वो स्थल था हड़प्पा। और हड़प्पा को ध्यान में रख करके ही इस पूरी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया था। तो ये हम लोग ये देख लिए, बहुत ही इजी पॉइंट है, इसमें कोई ज्यादा टेंशन वाला बात नहीं है। इस सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खुदाई हुई थी, इसीलिए जॉन मार्शल द्वारा इसका नाम क्या रख दिया गया? हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता देखते हैं इसका नाम। तो अब ये क्या है? तो ये भी बड़ा इजी है। जब सबसे पहले तो हड़प्पा स्थल की खुदाई हुई थी, हड़प्पा स्थल की खुदाई हुआ और उसके बाद धीरे धीरे जैसे पता लगने लगा अन्य स्थलों की खुदाई भी हुई। तो हड़प्पा सभ्यता में जो भी स्थल की खुदाई की गई, जो भी नगर प्राप्त हुए, लोगों को उनके बारे में जानकारियां मिली, वो मैक्सिमम जो थे वो सिंधु नदी एवं सिंधु के सहायक नदियों के आसपास फैले हुए नगर थे। तो सिंधु एवं सिंधु के जो सहायक नदियां थी उसके आसपास जो इन नगरों का खुदाई ज्यादा देखने को मिला, इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया है। क्या बोले कि सिंधु एवं सिंधु के सहायक नदियों के आसपास हड़प्पा सभ्यता के कई स्थलों की खुदाई की गई, कई स्थलों की जानकारी उन लोगों को मिली, इतिहासकारों को मिली, है ना। तो इसका नाम क्या दे दिया गया? सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इसमें लिख देंगे कि इस सभ्यता के कई स्थल सिंधु नदी व इसके सहायक, जो सिंधु में आकर मिल जाती है नदियां, वही सहायक नदी हुई। इस सभ्यता के कई स्थल सिंधु नदी व इसके सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्रों में प्राप्त हुए हैं। इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता कर दी गई। देखिए क्या नाम बताया गया है। तो यहाँ पे नाम बताया गया है हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता। तो देख लेंगे इस सभ्यता के कई स्थल सिंधु नदी व इसके सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्रों में प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता कर दी गई। तो हड़प्पा सभ्यता, पहला हड़प्पा नगर की खुदाई हुई, इसलिए हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया गया। सिंधु नदी एवं उसके सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्रों में कई स्थल की खुदाई हुई, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता नाम दे दिया गया। एक और नाम आता है कांस्ययुगीन सभ्यता। कांस्ययुगीन सभ्यता, इसको यहां पे लिख देते हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। धातु के आधार पे कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। तब ये सवाल उठेगा कि हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया, इसका लॉजिक देख लिए। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों नाम दिया गया, ये देख लिए। अब एक कांस्ययुगीन, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में लोग क्या करते थे कि तांबा और टीन वहां
पर्याप्त मात्रा में मिलते थे और तांबा और टीन से कांसा बनाते थे। और यहाँ पे कांसे की जो वस्तुएं थी वो बहुत ज्यादा मिली है। कांसे का उपयोग यहाँ पे काफी ज्यादा देखने को मिलता था। इसीलिए इस सभ्यता का एक नाम क्या रखा गया है? कांस्ययुगीन सभ्यता। कांसा किस चीज से बनाते थे? तो तांबा और टीन से। तांबे और टीन को मिला करके कांसे का निर्माण किया जाता था और कांसे का उपयोग हड़प्पा सभ्यता में बड़े पैमाने पर देखने को मिलते हैं। इसीलिए इस सभ्यता का नाम क्या कर दिया गया है? कांस्ययुगीन सभ्यता। तो इसे भी लिख लेंगे, लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में लोग तांबे व टीन को मिलाकर कांसे का निर्माण करते थे। कांसे का निर्माण करते थे और इसका उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता था, जिसके कारण इसका नाम क्या रख दिया गया? इसके कारण इसका नाम कांस्ययुगीन सभ्यता रखा गया। कांस्ययुगीन सभ्यता रखा गया। तो ये देख लीजिए, 3 चीज हो गया, एक हड़प्पा सभ्यता, एक सिंधु घाटी सभ्यता, एक कांस्ययुगीन सभ्यता। तो हम लोगों का जो टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता का नामकरण, कि अलग अलग इसका नाम के रूप में हम जानते हैं, अलग अलग नाम से जाना जाता है हड़प्पा सभ्यता को। तो ये कौन कौन से नाम है? तो नाम है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और क्या नाम है? कांस्ययुगीन की सभ्यता। अगर एक लाइन का जवाब देना हो तो सबसे पहली बार हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई हुई, इसलिए उसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। सिंधु नदी एवं सिंधु नदी के जो सहायक नदी थे उसके आसपास काफी क्षेत्र मिले, इसलिए इसका सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया गया। हड़प्पा सभ्यता में कांसा का उपयोग खूब होता था, बड़े पैमाने पे किया जाता था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? कांस्ययुगीन सभ्यता रख दिया गया। तो ये 3 चीज हैं, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और कांस्ययुगीन सभ्यता। तो हम लोग का ये जो टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता का नामकरण, ये टॉपिक क्या होता है? खत्म होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बार इसको आप लोग देख लीजिए, कहीं पे दिक्कत नहीं होना चाहिए, सब कुछ साफ साफ लिख दिया गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता का खोज, कि किस तरह से, ये तो छोटे छोटे टॉपिक देख रहे थे, अब हम लोग लॉन्ग टॉपिक की ओर बढ़ेंगे धीरे धीरे और देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का खोज, कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस प्रकार से हुई थी, इसके बारे में विश्व स्तर पे लोगों को जानकारी कैसे प्राप्त हुई थी, जिसके बारे में पहले कभी किसी को कोई आइडिया नहीं था, कोई विचार नहीं था। और जब यह सभ्यता विश्व स्तर पे आई, उभर के आई, तो इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया और इसके बारे में लोगों को जानने की जो उत्सुकता थी वो और ज्यादा बढ़ गई, कि क्या है नहीं है, इसके पीछे किसका योगदान था, किन लोगों ने इसको बनाया था, बसाया था। तरह तरह की बातें होने लगी। तो हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई थी, इसके खोज में किन किन लोगों का योगदान था, ये हम लोग देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज। तो देखिए, सबसे पहले इस सभ्यता के बारे में जानकारी देने का काम किए थे चार्ल्स मैसन 1826 में। तो उनको लगा, इस क्षेत्र में आए,
जिससे आप लोग को बताया ही थे कल मैप के माध्यम से थोड़ा एक अगर मानचित्र समझने के लिए छोटा सा बना लेते हैं तो बेहतर होगा। ऐसे 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 करके चलिए समझने के लिए है। तो इस क्षेत्र में ये जो चार्ल्स मैसन थे वो इस क्षेत्र में किसी रीजन से गए हुए होंगे, घूम रहे होंगे, तो उनको आभास हुआ कि यहाँ पे कुछ वैसा कुछ है जिससे हम सभी अवगत नहीं हैं, हम सभी को जानकारी नहीं है, कुछ तो है यहाँ पे आसपास। वो ऐसा आभास हुआ, उनको जानकारी मिली, ऐसा कुछ लगा, प्रतीत हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले चार्ल्स मैसन बताए थे। ध्यान रखेंगे, यहां से पॉइंट देखते चलेंगे कि सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने 1826 में इस सभ्यता के बारे में जानकारी दी थी। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी कौन दिए थे? चार्ल्स मैसन दिए थे। इनको इस तरह का आभास हुआ था, क्षेत्र में गए होंगे, इनको ऐसा लगा होगा कि यहाँ पे कुछ तो है, होता है। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि अपने विचारों को या इनको जो लगा उसको एक लेख के रूप में प्रकाशित किए 1842 में। इन्होंने मतलब चार्ल्स मैसन ने इन्होंने इसे या अपने विचारों को या लिखेंगे कि इन्होंने इस सभ्यता से संबंधित लेख 1842 में प्रकाशित किए। क्या किए? प्रकाशित किए। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक एक चीज को हम लोग समझते चलेंगे और लिखते चलेंगे, कहीं पर दिक्कत तो परेशानी नहीं होगी। बस शांति से फोकस से केवल देखना है, ये नहीं कि पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, समझाया जा रहा है यहाँ पे और ध्यान आपका कहीं और है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आपको पूर्ण रूप से यहाँ पे ध्यान देना होगा, तब एक चीज क्लियर होता चलेगा। तो देखिए अभी केवल दो ही बात की है कि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी जो है चार्ल्स मैसन ने 1826 में दिया था, और इन्होंने हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो कुछ भी इनको जानकारी लगा उसको एक लेख के रूप में प्रकाशित किए थे 1842 में। ठीक, ऐसे चलता रहा। उसके बाद 1853 के आसपास, 1853 के समय काल में ही अलेक्जेंडर कनिंघम आए, और उनको भी इस तरह का आभास हुआ या उनको भी इस तरह का लगा हो, चूंकि पहले इन्होंने जानकारी दे दी थी तो उनको इस बारे में और थोड़ा जिज्ञासा बढ़ी और उनको भी लगा, तो उन्होंने उस क्षेत्र में कुछ सर्वेक्षण का कार्य भी किया था, सर्वेक्षण करवाने का काम किए थे ताकि कुछ जानकारी प्राप्त हो सके। तो एक लाइन ये भी लिख लेंगे कि इसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम आए। अलेक्जेंडर कनिंघम आए। इन्होंने इस सभ्यता के संदर्भ में सर्वेक्षण करवाए। चलिए क्या देखें कि इसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम आए और उन्होंने इस सभ्यता के संदर्भ में सर्वेक्षण करवाने का काम किया, जांच पड़ताल करने का काम किया कि चलो देखते हैं अगर ऐसा कुछ है तो प्राप्त होता है या नहीं,
इस तरह का। उसके बाद इसके बाद फिर एक और घटना घटी। 1853 से 1856 के बीच लाहौर से कराची के बीच रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा था और वहां पर दो भाई काम कर रहे थे इस क्षेत्र में, लाहौर से कराची जो पाकिस्तान के क्षेत्र में है। यहाँ पे दो भाई काम कर रहे थे, नाम आता है उनका विलियम ब्रेटन और जॉन ब्रेटन ब्रदर्स। ये लोग काम कर रहे थे और इन लोगों को वहां पे जब थोड़ा देर रुके, काम बंद होता है तो होता है ना कि थोड़ा सा रुकते हैं, कोई इधर उधर घूमता है काम करने वाले लोग, तो इन दोनों को एक टीला मिला, एक टीला मिला। तो ये लोग गए वहां पे, देखे कि क्या है, और उस टीला को तोड़ तोड़ के मतलब थोड़ा सा उखाड़ करके निकालने लगे, तो उसमें से ईंट निकला। तो इन लोगों को वो ईंट थोड़ा अजीबोगरीब लगा कि कुछ अलग तरह का है, हम लोग जो इस तरह का भी ईंट यूज कर रहे हैं, हम लोग जो भी वस्तु यूज कर रहे हैं उससे थोड़ा ये अलग किस्म का है। तो इन लोगों ने क्या किया कि अपने सीनियर अधिकारी को सूचित किया, बताया, लेकिन सीनियर अधिकारी की ओर से कोई खास और विशेष रिस्पॉन्स नहीं मिला। बस ये बोला गया कि ईंट अच्छी है, अगर उसका यूज हो सकता है तो यूज कर लिया जाए और नहीं तो छोड़ दो। तो अगर वहां पे उस ईंट को और आगे सीनियर अधिकारी के पास लेके जाया जाता, उसके बारे में रिसर्च किया जाता, रेडियो कार्बन 14 विधि के द्वारा पता किया जाता, तो उस समय से ही बेहतर ढंग से इस सभ्यता के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हो सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इस बात को भी लिख देते हैं क्या कि 1853 से 1856 के बीच 1853 से 1856 के बीच लाहौर से कहां के लिए? लाहौर से कराची, लाहौर से कराची के लिए, कराची के बीच रेलवे पटरी का निर्माण किया जा रहा था। निर्माण किया जा रहा था जहां विलियम ब्रेटन, दो भाई का नाम आता है, विलियम ब्रेटन एवं जॉन ब्रेटन, विलियम ब्रेटन एवं जॉन ब्रेटन, जहां विलियम ब्रेटन एवं जॉन ब्रेटन को एक टिल्ले से कुछ ईंटें प्राप्त हुई, जिसके बारे में उच्च अधिकारियों को बताया गया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बस उसका यूज कर लिया गया। क्या कर लिया गया? उसका यूज कर लिया गया। देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहले चार्ल्स मैसन आए, इन्होंने जानकारी दिया, फिर अलेक्जेंडर कनिंघम आए, उसके बाद फिर वहां पे लाहौर और कराची के बीच रेलवे ट्रैक बन रहे थे, उसमें कुछ घटना हुई, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इसके बाद 1861 में, इसके बाद 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग का गठन किया गया। भारतीय पुरातत्व विभाग का गठन किया गया और इसके पहले महानिदेशक बने अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व विभाग का गठन कब किया गया? 1861 में, और इसके पहले महानिदेशक बने अलेक्जेंडर कनिंघम। और अलेक्जेंडर कनिंघम को
भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी कहा जाता है। याद इसको भी रखना है कि भारतीय पुरातत्व विभाग वो विभाग जो प्राचीन काल के जो स्मारक हैं, जो ऐतिहासिक स्थल हैं, उसका देख रेख करना, उसका खुदाई करना, सब काम करना इस विभाग का काम होता है। तो इसके पहले महानिदेशक बने थे अलेक्जेंडर कनिंघम, और भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी इन्हें ही माना जाता है। मतलब इन्हीं के निर्देशन में, इन्हीं के समय में इसको स्थापित किया गया था। इसको स्थापित करने में इनका योगदान था। तो भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो एक लाइन और इसमें ऐड करेंगे, 2 लाइन, कि इस विभाग के प्रथम निदेशक कनिंघम को बनाया गया था। कनिंघम को बनाया गया। इन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। तो देखिए, एक एक चीज को हम लोग पढ़ते चल रहे हैं, समझते चल रहे हैं, और उसको लिखते भी चल रहे हैं, ताकि कोई भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, कहीं पे आपको दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, क्या देखे कि भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना हुआ था, गठन हुआ था 1861 में, और प्रथम निदेशक बनाया गया अलेक्जेंडर कनिंघम को, और भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी इन्हें ही कहा जाता है। इसके बाद 1902 में जॉन मार्शल जो हैं वो भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक रूप में बन के आते हैं। और 1904 में एक अधिनियम बनता है, कानून बनता है, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम। और उस अधिनियम के तहत प्राचीन स्मारक हो गए, ऐतिहासिक स्थल हो गए, जो भी प्राचीन काल के वस्तुएं थे, क्षेत्र थे, स्थल थे, उनके देखरेख करने के काम जो है इस विभाग को दिया गया, और उसके जो निर्देशक हैं उनको सौंपा गया था। तो 1904 में इस तरह का देखने को मिलता है। फिर इसके बाद आगे इसमें बीच में कोई उस तरह की घटना देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जांच पड़ताल चलते रहता है। जॉन मार्शल के निर्देशन में ही आगे जाकर के 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जो है वो हड़प्पा नगर की खुदाई करते हैं रावी नदी के तट पे। और अगले वर्ष 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी के द्वारा सिंधु नदी के तट पे मोहनजोदड़ो का खुदाई किया जाता है। और इस तरह से हड़प्पा सभ्यता विश्व स्तर पे एक नई सभ्यता के रूप में उभर कर आती है। और उसके बाद फिर अन्य नगरों, अन्य स्थलों की खुदाई होना शुरू हो जाता है। तो देखिए, जो हम लोग बोले वो कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखने का काम करेंगे, क्योंकि इधर स्पेस तो है नहीं, और हम लोग जो पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उस एक चीज को लिख भी रहे हैं। तो देखिए, इसके बाद यहाँ पे लिखे क्या है कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को। इसके बाद फिर बात की है कि 1902 में क्या नाम है इनका? जॉन मार्शल आए। जॉन मार्शल निदेशक के रूप में आए, निदेशक बन करके पुरातत्व विभाग का निदेशक। और 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, मतलब अधिनियम मतलब क्या होता है? कानून। अधिनियम बना। और उसके बाद बीच में कोई उस तरह की घटना ज़्यादा खास देखने को नहीं मिली, लेकिन इस समय जो है सो कोई खास उस तरह की घटना देखने को नहीं मिला। अभी क्या बोल रहे थे? वही बात बोल रहे थे कि 1904 के बाद जो है उस तरह का कोई घटना विशेष रूप से देखने को नहीं मिला जिससे इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिले। लेकिन 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में ही दयाराम साहनी, क्या नाम था? दयाराम साहनी द्वारा
हड़प्पा की खोज की गई। किसकी खोज की गई? हड़प्पा। यह है रावी नदी किनारे। और 1922 में मोहनजोदड़ो के बारे में जानकारी मिला। मोहनजोदड़ो। और इसके बाद ये कौन नदी किनारे है? यह सिंधु नदी किनारे। सिंधु नदी किनारे। उसके बारे में जानकारी दिए हैं राखाल दास बनर्जी। राखाल दास बनर्जी, इन्होंने ये जानकारी दिया है। तो इस तरह से देखा जाए तो विश्व स्तर पर एक नई सभ्यता के रूप में उभर कर सामने आई हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, कास्कीन सभ्यता कहते हैं। और इस तरह से हड़प्पा सभ्यता की क्या हुई? खोज हुई। इसके बाद से अन्य नगरों के अन्य स्थलों की खुदाई होना शुरू हो गया और अनेकों नगर, अनेकों स्थल जो है सैकड़ों की संख्या में खोजे गए, प्राप्त हुए अलग अलग भागों से। तो देखिए, हम लोग देख लिए हड़प्पा सभ्यता की खोज। एक एक लाइन को आप लोगों को ढंग से पढ़ना है। हालांकि एक एक चीज को बता रहे थे और एक एक चीज को लिख रहे थे, बता रहे थे और लिख रहे थे, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। फिर भी आप लोग एक बार इसको रीडिंग कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर देते हैं ताकि पता चले कहाँ से कहाँ इसका है एरिया। ऐसे इस तरह से ये हो जाएगा और यहाँ से ये हो जाएगा। तो हम लोग आज टॉपिक देख लिए। क्या क्या देख लिए? एक हड़प्पा सभ्यता का नामकरण, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, कास्कीन सभ्यता। और एक देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज, किस तरह से खोज हुई और कैसे लोगों को इस सभ्यता के बारे में पता चला। तो इस सभ्यता, दो टॉपिक हम लोग देख लिए। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट जो भी पढ़ने के लिए है हम सभी को, उसे अगले वीडियो में देखेंगे और उसे कंप्लीट करने का काम करेंगे। तो आप लोग जो भी कोई चीज को पढ़ा, किसी भी टॉपिक पर चर्चा करते हैं तो उसको ध्यान से पहले सुना कीजिए, ध्यान से देखा कीजिए, एक एक चीज समझ में आएगा। क्योंकि पहले पढ़ाते हैं, बोलते हैं, फिर उसको लिखते हैं और फिर उसको भी समझाते हैं। तो ये 2-3 तरह की क्रिया करने में आराम से आपको समझ में आ जाएगा चीज। और इसके बाद जब हम पढ़ा देते हैं तो उसके बाद फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इसे एक बार जरूर रीडिंग करें। एक बार आप लाइन बाय लाइन पढ़िएगा तो और बेहतर क्लियर हो जाएगा, समझे? तो चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक, ये सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का कोई सुझाव हो या आपके जो भी विचार हैं तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। और सेशन अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ भी इसको शेयर किया कीजिए ताकि उन लोगों को भी ये लाभ मिल सके। तो ठीक है, मिलते हैं अब हम लोग नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।